हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जो सबसे ज्यादा बच्चे टेंस्ड थे, जो क्वेरीज आ रही है कि मैम हमें तो एनसीएल का एग्जाम क्रैक करना है, आप बताइए हम कैसे क्रैक करें। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मास्टर स्ट्रेटेजीज जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं अगर उनको कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना होता है। तो पूरी वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि जो स्ट्रेटेजीज हैं आपको पता चले। आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप ये देखिए क्या आप ये स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपरेशन में फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही इनमें से जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूं वो पॉइंट्स आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लीजिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो भाई, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है वो कौन कौन सी रहने वाली है। पहले तो आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा कि जो ये एनसीएल का एग्जाम रहने वाला है ये कैसा एग्जाम होता है। क्या इसमें नर्सिंग भी आती है, क्या इसमें नॉन नर्सिंग भी आती है। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि जो ये एग्जाम है या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो एग्जाम रहने वाला है ये कैसा एग्जाम होता है, किस तरीके का एग्जाम होता है। जैसे कि आप जानते हो हम बात कर रहे हैं एनसीएल की। जो एनसीएल का एग्जाम होता है इसके अंदर भाई आपको पता है नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे और आपको नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी मिलने वाले हैं। जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग दोनों ही आपको मिलने वाली है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जरूर देख ले कि जो आप एग्जाम है वो किस प्रकार का एग्जाम होता है, उसमें नर्सिंग आती है, नॉन नर्सिंग आती है। तो एनसीएल में तो आती है, तो आपको दोनों के ऊपर इक्वली फोकस करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नॉन नर्सिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन नर्सिंग कई बार सिलेक्शन करवा देती है और नर्सिंग तो है ही क्योंकि ज्यादा वेटेज तो हमारी नर्सिंग सब्जेक्ट की ही रहती है। तो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और थ्योरी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो भी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि जो आपकी थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट है भाई पीवाईक्यूज। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम आता कैसा है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये सब आपको तब पता चलेगा अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहती है वो रहती है पीवाईक्यूज। आप एनसीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप एनसीएल के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए। अगर एनसीएल के पीवाईक्यूज नहीं है अवेलेबल तो आप एम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए, आप ईएसआई के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एम्स जो है वो जो एम्स का एग्जाम रहता है वो काफी अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है। तो अगर वो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो तो आप ये भी कई हद तक आप सॉल्व कर पाओगे। तो पीवाईक्यूज देखो अगर एनसीएल के अवेलेबल है तो उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो। तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी रहती है भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको मॉक टेस्ट देना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए एंड मेक श्योर कि आप हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दे ही दो। मतलब अब अगर आप तैयारी करने बैठे हुए हो तो हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो। इससे बहुत फायदे हैं। इससे क्या फायदा है भाई, एक तो इससे हमारी नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हो। और दूसरा ये है कि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है क्योंकि एग्जाम आप कोई भी एग्जाम देते हो वो टाइम बेस्ड एग्जाम होते हैं और ज्यादातर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि जो टाइम है उस टाइम के अंदर एग्जाम पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो ताकि एक तो आपकी एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप एग्जाम में नेगेटिव कम करके आओ और दूसरा जितना हो सके उतना आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर सको। तो देख लीजिए भाई ये चीजें आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसके बाद में भाई आपके पास में आता है फॉलो करो 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब ये है कि आप जानते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से ज्यादातर एग्जाम आता है। ये तो हमेशा का ही होता है कि भाई हाँ ज्यादा एग्जाम इसमें से पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एग्जाम आता ही आता है। ये तो हमें पता ही है भाई, इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हो, हम तैयारी करवा रहे हैं, हमें यह पता है कि भाई कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो 80% जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20% टॉपिक्स में से देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं एफओएन की बात करूँ तो प्रोसीजर्स में से क्वेश्चन आते हैं, ट्रेकेस्टमी, ईटी ट्यूब सक्शनिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल से पूछे जाते हैं। अगर मैं एमएसएन की बात करूँ तो सारे सिस्टम से मैंने जैसे सारे सिस्टम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। जैसे कार्डियो में से एमआई से क्वेश्चन आते ही हैं, ईसीजी में से 100% क्वेश्चन आते हैं, शॉक में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी में सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, एबीजी एनालिसिस 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीनल सिस्टम में डायलिसिस हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। ऐसे ही फार्मा में कुछ ड्रग्स ऐसी है जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, कुछ एंटीडोट्स हो गए,
जैसे डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, MgSO4 हो गया, इंसुलिन हो गया। तो कुछ दवाइयां ऐसी है, एड्रेनलिन हो गया, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइल्ड हेल्थ में, वैक्सीनेशन हो गया, ग्रोथ माइलस्टोन हो गया, ओबीजे के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज है, क्लेम्शिया है, लेबर है, प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटीज, कम्युनिटी के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, वैक्सीन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी ये रहती है भाई, माइक्रो नोट्स बनाओ। जब आप तैयारी करते हो तो साथ साथ में आप शॉर्ट नोट जरूर बनाया करो उन चीजों के जो चीजें आपको याद नहीं रह रही है, जो चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जरूरी है कि वो चीजें याद रहे। जैसे कि ईसीजी के चेंजेस, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर की बीमारियां हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उन सब के ईसीजी नोट डाउन करके अपने सामने चिपका लो, ताकि आप डेली उसको रिवाइज करो। जैसे वैक्सीन हो जाती हैं, जैसे ड्रग्स हैं, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं याद होती, नोट डाउन कर लो, उसको अपने सामने चिपका लो, डेली उसको रिवाइज करो। तो माइक्रो नोट्स जरूर बनाओ। ये नोट्स क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन में भी बहुत मदद करेंगे, कि भाई एग्जाम का जब टाइम आता है तो इतना समय नहीं होता कि आप पूरी पूरी थ्योरी पढ़ो, तो उस टाइम पे इस नोट्स का रिविजन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर बच्चा करता है, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या? एक तो मल्टीपल बुक्स पढ़ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं कि फिर वो सिर्फ कंफ्यूजन ही रहता है माइंड में, कंसेप्ट्स को लेके कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मल्टीपल बुक्स पढ़ने की बजाय एक दो ऐसी बुक्स पकड़ लो जो जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, जिसमें से एग्जाम के अंदर जिसके अंदर पीवाईक्यूज है, मैक्सिमम वो बुक उठाओ जिस बुक के अंदर पीवाईक्यूज अवेलेबल होते हैं, वो पढ़ो। पीवाईक्यूज को तो इग्नोर करना ही नहीं है। आप पीवाईक्यू को इग्नोर करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो ही आपको क्वेश्चन का लेवल पैटर्न जो है वो पता लगेगा। पीवाईक्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जब आप रिवीजन नहीं करते हो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें याद ही नहीं रहेगी। जब याद ही नहीं रहेगी तो एग्जाम में करोगे क्या? ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी। बिना एमसीक्यू के पढ़ाई करना बहुत गलत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, और जैसे कि मैंने आपको बताया है भाई मॉक टेस्ट देना है। और लास्ट वीक में पैनिक कर जाना। होता क्या है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे बच्चे और ज्यादा पैनिक होते जाते हैं, और जितने ज्यादा हम पैनिक होते हैं, एंजाइटी होती है, उतनी चीजें फिर हम भूलने लग जाते हैं। लास्ट वीक में पैनिक नहीं करना। शुरू से ही तैयारी ऐसी रखो कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो हो एटलीस्ट कि यार हाँ, हम एग्जाम में बैठने के तो लायक हो चुके हैं, एग्जाम देने के लायक हम हैं। बाकी एग्जाम में क्या होगा वो तो एग्जाम को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पैनिक नहीं करना। अपनी तैयारी को पहले से ही एकदम टिप टॉप रखो कि भाई मैं तो हर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हूँ, मैं थ्योरी भी कर रही हूँ, मेरी कंसेप्ट्स भी क्लियर है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, मैंने पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, मैंने छोटे छोटे नोट्स भी बना दिए हैं रिवीजन के लिए। तो भाई अब तो बचा ही नहीं कुछ। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मतलब मैं एग्जाम में बैठने लायक हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जब आप कोई चीजें छोड़ देते हो, पढ़ते नहीं हो, तब फिर आपको टेंशन रहती है कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि भाई आपका स्टडी प्लान जो है आपका प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। जो बच्चे वर्किंग है, जो स्टूडेंट्स वर्किंग है, वो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स जरूर निकाले पर डे के हिसाब से। लेकिन जो वर्किंग नहीं है, सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको दिन में 10 से 12 घंटे तो जरूर पढ़ाई करनी है भाई। अगर आपको एमसीएल का एग्जाम क्रैक करना है तो इतने टाइम आपको जरूर देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। जो भी पढ़ रहे हो रिवीजन करते जाओ। ये जो 10 से 12 घंटे आप निकाल रहे हो ना, इस 10 से 12 घंटे में डेली 1 से 1.5 घंटा आपका रिवीजन का होना चाहिए, जिसके अंदर आपने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है, लास्ट में सोने से पहले आप उस पूरे को एक बार रिवाइज कर लो। वीकली फिर से पूरे वीक का पढ़ा हुआ एक दिन रिवाइज करो, मंथली फिर उसको रिवाइज करो, ताकि चीजें याद रहे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक चीजें याद ही नहीं रहेगी तब तक पढ़ने का फायदा क्या है। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप ये जो मैंने प्लान आपके सामने डिस्कस किया है ये बहुत हेल्प करेगा आपको तैयारी करने के लिए। देख लीजिए भाई इनमें से कौन कौन सी चीजें फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आज ही अपने प्लान में उस चीज को ऐड कर लीजिए, ताकि भाई रिस्क क्यों लेना है। अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो हर वो चीज करो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल भी लूप होल्स आपको नहीं छोड़ने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, वही नर्सिंग अड्डा आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेल लेकर आया है। जीत की तैयारी अब होगी 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं सभी बैचेस पर 77% ऑफ, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। भाई मैं कब से बात कर रही हूँ थ्योरी की, कंसेप्ट क्लियरिटी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ये सारी ही चीजें आपको इनके अंदर मिलने वाली है। इनके अंदर आपको एग्जाम बेस्ड थ्योरी करवाई जाएगी, आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप वर्किंग भी है तो इसका भी कोई इशू नहीं रहने वाला। साथ में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं,
और डाउट सेशंस होते हैं, मेंटोरशिप्स होती हैं, सभी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है इस वक्त अगर आप इसमें एनरोल करते हैं। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अगर आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये है भाई एनसीएल का बैच, ये एनसीएल का बैच है, ठीक है। ये बैच आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 77% ऑफ चल रहा है, 2759 प्राइस है। बाय नाउ कर लीजिए और कूपन कोड लगा दीजिए YT05। जैसे ही अप्लाई कर देंगे भाई, ये बैच आपको 2519 में मिल रहा है, एनसीएल का बैच। इसमें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही मिलती है और जैसा एग्जाम रहता है उसी एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाती है, उसी एग्जाम के हिसाब से आपको थ्योरी करवाई जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारे पास बैच अवेलेबल है एनसीएल के लिए। बट अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन पैक है, सभी एग्जाम्स के लिए एक पैक है, अलग अलग पैक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी आपको 77% ऑफ चल रहा है, 2759 है। बाय नाउ करके जैसे ही आप कूपन कोड लगा देंगे YT05 और इसको अप्लाई कर देंगे तो 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो चाहे आपको एनसीएल में एनरोल करना हो या आपको नर्सिंग महापैक में एनरोल करना हो, दोनों में ही एनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, यानी कि अभी मिल रहा है 77% ऑफ। जैसे ही आप YT05 लगाएंगे आपको प्लस 2% मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 79% ऑफ मिल रहा है। आज की डेट में इतना बेहतरीन ऑफर चल रहा है और 3x वैलिडिटी जो है वो आपको इन बैचेस पर मिल रही है। अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो नंबर आ रहा है आप इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एनरोल करना चाह रहे हैं। कूपन कोड यूज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9240231061 और 24/7 का नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।